तो बच्चों बम ब्लास्ट वाले एग्जाम्पल से जो रिजल्ट मिला आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ सर। कैसे कह रहे हो आप कि छोटे वाले फ्रेगमेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और बड़े वाले फ्रेगमेंट में एनर्जी कम होगी? चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल है, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम ए गन। बुलेट फायर होती है तो वो पहले गन में रहती है, तो गन और बुलेट एक सिस्टम हो गया, उसके दो पार्ट हो गए। फायरिंग के बाद में उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो गन रह जाएगी, एक बुलेट हो जाएगी। ठीक, अब जरा देखो, जो बुलेट आप फायर करते हो किस कारण से होती है? बुलेट एंड गन is a system. Then the external force exerted by the trigger is just an indication to start the reaction of explosion. Because the firing of bullet is due to an explosion takes place inside the gun. मैंने पहले कहा कि बम का ब्लास्ट होना और बुलेट की फायरिंग में भी आपको मालूम है बच्चों अंदर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण ही उसमें इतनी एनर्जी आती है। बुलेट के अंदर में भी केमिकल भरा हुआ होता है। जब वो ब्लास्ट होता है तो वो बुलेट इतनी तेजी से जाती है। आप क्या सोचते हैं एक जरा से यूँ ट्रिगर का यूँ इतना सा फोर्स लगाया उसके कारण से बुलेट इतनी तेज भाग जाएगी? क्या इतना वर्क कर देते हो? ना 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 ना। कई बार आपने ठक 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 ऐसे ट्रिगर दबाया, ब्लास्ट ही नहीं हुआ तो बुलेट ही फायर नहीं हुई। तो द फायरिंग ऑफ ए बुलेट is again due to the internal reaction, not by any external force. So the external force involved in this process, F external is equal to 0. If F external is equal to 0, then again the momentum of the system remain conserved. Moment of the system remain conserved, it means Pi is equal to Pf. Pi क्या है? गन और बुलेट का मिलाकर एक सिस्टम है, उसका मोमेंटम है। स्टार्टिंग में जब बुलेट गन के अंदर है, पीएफ क्या है? वापस इसी सिस्टम का मोमेंटम है जब गन और बुलेट एक दूसरे से अलग हो चुकी है, मतलब बुलेट फायर हो चुकी है। सो पीआई इज इक्वल टू वेक्टर पीएफ। वेक्टर पीएफ क्या होगा? वेक्टर पीएफ में अब दो पार्ट हैं, कौन कौन है? बुलेट और गन। सो द वेक्टर पीएफ इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ठीक है, पीएफ बी, वेक्टर पीएफ बी प्लस द फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन, that is equal to vector pfg. So the vector pf is equal to vector pfb plus vector pfg. बुलेट का और गन के फाइनल मोमेंटम का सम होगा हमारा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जब बुलेट फायर की जाती है, गन भी क्या जाती है? इन जनरल इनिशियली रेस्ट में होती है। इनिशियली रेस्ट में होती है तो पी आई इजकल टू कितना होता है? 0। पी आई इजकल टू 0, सो द पी एफ शुड बी 0, ठीक है। ये 0 है तो फाइनल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज 0। यदि फाइनल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज 0 तो अगेन क्या देखोगे कि पी एफ गन, फाइनल मोमेंट ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। दोनों के क्या होंगे? जो मोमेंटम होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे बम ब्लास्ट में हुआ था तो बम के दो फ्रेगमेंट हुए थे, ऐसे ही यहां पर क्या हुआ? सिस्टम में दो फ्रेगमेंट हो गए। तो आपने क्या देख लिया था कि दोनों के फाइनल मोमेंटम का सम 0 होगा, इसलिए द फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ठीक है। बुलेट क्या जा रही है? एक्वायर्स मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन द गन एक्वायर्स द मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसी बैकवर्ड मोमेंटम को ही हम क्या बोल देते हैं? रिकॉइल मोमेंटम। ये रिकॉइल मोमेंटम ऑफ गन है, इसलिए जब भी बुलेट फायर होती है तो आप जरा देखिएगा अपने पास हाथ के एक्शन होते हैं, हाथ पीछे की ओर भागता है, ऐसे पीछे की ओर जाता है। क्यों? कि गन पीछे की ओर आती है, पिस्टल पीछे की ओर आती है और बुलेट आगे की ओर जाती है। आई बात समझ में? तो अब जरा देखो क्या देखा अपने पास कि इफ mb is the mass of bullet and vb is the velocity of bullet,
mg इज द मास ऑफ गन एंड vg इज द वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या देखा था अपने पास कि द फाइनल मोमेंट ऑफ द बुलेट प्लस फाइनल मोमेंट ऑफ द गन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर mb into vector vb plus mg into vector vg is equal to 0. So the mb into vector vb is equal to minus of mg into vector vg. तो यहां से हमने वेक्टर vg निकाल लिया, वेक्टर vg इज इक्वल टू कितना आया, माइनस ऑफ mb अपॉन mg इंटू वेक्टर vb। ठीक है, सो द बुलेट यदि आगे की ओर मूव कर रही है, इफ द बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और वी से द गन इज रिकॉइल्ड और किक बैकवर्ड। ठीक है, आई बात समझ में। अब जरा देखो, सुनो, अब आपका डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। आप जरा देखिएगा, दोनों के मोमेंटम वापस क्या आए, मैग्नीट्यूड में इक्वल आए, डायरेक्शन में अपोजिट आए। अब इनकी एनर्जी देखिए, अब इनकी एनर्जी देखिए, एनर्जी ऑफ गन और एनर्जी ऑफ बुलेट। लिखिए एनर्जी ऑफ गन, आपको पता है क्या देखते हो अपने से कि काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और आपने क्या देखा, द मोमेंटम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसको हमने यदि पी कह देते हैं, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मास ऑफ द गन। मोमेंटम ऑफ द गन कितना बोल दिया हमने, पी, तो क्या लिख दिया, पी स्क्वायर अपॉन 2mg। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मास ऑफ द बुलेट, और फाइनल मोमेंट ऑफ द बुलेट कितना बोल रहे हो आप, पी बोल रहे हो, तो क्या देगा, पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मास ऑफ बुलेट। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने बम वाले केस में किया था। तो क्या देखा, दोनों के फाइनल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, और मास ऑफ बुलेट इज मच मच लेस देन द मास ऑफ गन। बुलेट तो कितनी सी होती है, क्या होगी अपने पास, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम की। बुलेट कोई किलो भर की थोड़ी होती है, और जो गन और जो पिस्टल होते हैं वो किलोग्राम्स में होते हैं। जो हेवी गन होती है वो तो 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम तक की होती है, और बुलेट क्या हो जाती है, 10, 20, 25 ग्राम की। तो मास ऑफ द बुलेट अपॉन द मास ऑफ गन इज मच मच लेस देन 1। इट मीन्स क्या हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज मच मच लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट क्या देखा, लाइटर पार्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई या हेवियर पार्ट की, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई या गन की, क्या देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज मच मच लेस देन 1। इसका मतलब गन की काइनेटिक एनर्जी है वो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी से बहुत बहुत कम है। इसलिए गन में एबिलिटी टू डू वर्क, गन में काम करने की क्षमता कम होती है, और बुलेट में काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। एबिलिटी टू डू वर्क, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, वो वहां जाके बहुत ज्यादा काम करता है, ऐसा काम करता है, ऐसा का अगले का काम तमाम करता है। कौन, बुलेट। गन थोड़ी, गन तो जिसके हाथ में है उसको जाके उसी को उसको लगती है, जरा सा झटका उसको देती है, उसके पास एनर्जी ज्यादा नहीं है, उस एनर्जी को हम सह लेते हैं, उसको रिकॉइल एनर्जी को हम यूं यूं रोक लेते हैं। इसलिए जब भी आपको फायर करने का कहा जाता है, जब एनसीसी में फायर करने को सिखाया जाता है, तो कहते हैं कि साहब इसको बट को आप कहाँ लगा के रखिए, अपने कॉलर बोन पर लगा के रखिए, ताकि पीछे की ओर धक्का ज़्यादा न लगे, ताकि कॉलर बोन के ऊपर आपका कोई डैमेज ना हो। बात क्लियर हुई ना। क्या देखा यहाँ पर भी कि हमारे पास एक सिस्टम था, वो सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हल्के में और एक भारी पार्ट में। जैसे हमारा बम डिवाइड हुआ था एक हल्के पार्ट में और एक भारी पार्ट में। क्या देखा था, दोनों पार्ट के मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट देयर एनर्जी, आप क्या देखते हो, लाइटर पार्ट हैव मोर एनर्जी रदर देन द हेवियर पार्ट। तो इसलिए लाइटर पार्ट ज़्यादा हार्मफुल होता है और हेवियर पार्ट कम हार्मफुल होता है। जैसे बुलेट ज़्यादा हार्मफुल होती है, गन कम हार्मफुल होती है, ऐसे ही बॉम्ब के
लाइटर पार्ट में एनर्जी ज़्यादा होगी और हेवियर पार्ट में एनर्जी ज़्यादा होगी। लाइटर पार्ट ज़्यादा नुकसानदायक होगा और हेवियर पार्ट कम नुकसानदायक होगा। आई बात समझ में? समझ में आई ना बात? तो क्या बोल गए हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज लेसर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। ये बात आ गई। वही बात क्लियर बच्चों? डाउट क्लियर हुआ? चलिए अब डाउट क्लियर हुआ तो हम अपने बम ब्लास्ट वाले एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं।